नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में बड़ा धमाका। किरण रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल किया पेश। बिल पर राज्यसभा में जबरदस्त चर्चा। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत। वह बिल को लेकर विपक्ष का विरोध जारी। राज्यसभा में विपक्ष ने काटा बवाल। सोनिया गांधी बोली, बिल संविधान पर बेशर्म हमला, तो विपक्ष के सांसदों ने एकजुट होकर जताया कड़ा विरोध। बीजेडी भी इस विरोध में शामिल। वह बिल का सड़कों पर विरोध जारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नई धमकी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सीएम स्टालिन। पीएम मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर भारतीय समुदायों ने किया जोरदार स्वागत। थाई रामायण देख गदगद हुए मोदी। भारत और थाईलैंड के बीच कई समझौतों पर मुहर। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज घोषित करेंगे अपनी संपत्ति। सीजीआई समेत 30 जजों ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली डिटेल्स। फुल कोर्ट में लिया गया बड़ा फैसला। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर के साथ, यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल की। लोकसभा से वक्फ बिल पास होने के बाद आज वक्फ संशोधन बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को राज्यसभा में पेश किया। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया और आज पूरी उम्मीद है लंबी चर्चा के बाद बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है, तो बीजेपी के पास है। बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट भी है और विपक्ष की सारी रणनीति फेल होती नजर आ रही है। बिल को लेकर विपक्ष ने जितने भी अफवाह फैलाए थे, उन सब पर बीजेपी ने तगड़ा वार कर दिया है। बिल पर बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि संशोधित बिल में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। हमने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं। हम किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। गरीब मुसलमानों को न्याय मिले, हमारी यही उद्देश्य है। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस बिल को लेकर गुमराह कर रही है। सर, कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में क्या ये बिल पास हो जाएगा आज? देखिए, पास तो होना ही है, क्योंकि जितना ये चीख चिल्ला रहे हैं उतना ही मोदी का आंकड़ा राज्यसभा में भी बढ़ रहा है। ये लोग अपोज कर रहे हैं और दूसरी तरफ छोटी छोटी पार्टियां जो कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, धीरे धीरे एनडीए के सपोर्ट में आ रही है। जैसे एआईएडीएमके एनडीए का हिस्सा नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच गठबंधन भी टूट गया था, लेकिन इन दिनों एआईएडीएमके साथ में आ रही है। और पिछले दिनों जो अमित शाह के साथ बैठक हुई थी पलानीस्वामी की, दिल्ली आकर मीटिंग किए थे कि आगे तमिलनाडु के चुनाव में हमारे गठबंधन होने की संभावना पर विकल्प पर तलाश करनी चाहिए और देखना चाहिए। और दोनों के बीच बातचीत हुई वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी। एआईएडीएमके के पास 3 सांसद हैं, वो भी समर्थन में आ गया। एमएनएफ मिजोरम की पार्टी है, वो भी 1 सांसद हैं, वो भी समर्थन में आ गई है। ऐसे कई और लोग हैं जो धीरे धीरे समर्थन दे रहे हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए के कुछ सहयोगियों को मिलाकर समर्थन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना में ही बहुमत है। लेकिन विपक्ष का काम है दिखावा करना, इसीलिए अभी चर्चा हो रही है। सब अपने अपनी राग अलाप रहे हैं। अभी वोटिंग होगा तो इन लोगों की औकात पता चल जाएगी कि जैसे लोकसभा में हुआ वैसे ही राज्यसभा में कंफर्टेबल तरीके से ये बिल पास हो जाएगी और उसके बाद इन लोगों का ड्रामा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो ये बिल आसानी से राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, पर बिल को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। आज विपक्षी पार्टियों ने बिल का राज्यसभा में भी जमकर विरोध किया। सोनिया गांधी ने बिल पर जमकर हमला बोलते हुए इसे समाज को बांटने वाली और संविधान को अंत की तरफ ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा में इस बिल को बुलडोजर से पारित कराया है। हमारी पार्टी की स्थिति स्पष्ट है, यह बिल हमारे संविधान पर
एक बेशर्म हमला है। राज्यसभा में संजय सिंह ने कहा कि सरकार लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि यह बिल धार्मिक संपत्तियों पर कब्जे की शुरुआत है। तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि देश का माहौल सही नहीं है। एमपी नसीर हुसैन ने कहा कि यह बिल दंगे फसाद कराना चाहता है। तो वहीं विपक्ष के सभी सांसदों ने एकजुट होकर बिल का विरोध किया है। इस विरोध में बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। विपक्षी सांसदों की तरफ से तो लगातार विरोध किया जा रहा है, पर कोई एक सॉलिड पॉइंट क्यों नहीं सामने आ रहा है? क्योंकि सॉलिड पॉइंट है ही नहीं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर अगर ये बात करते हैं और उसके प्रावधानों को संशोधनों की बात करते हैं तो फिर ये एक्सपोज हो जाएंगे कि किस संशोधन में किस बात से आपको दिक्कत है। एक बात है जिसको ये लोग बार बार उठा रहे हैं क्योंकि वो धार्मिक बातें हैं और उसमें भी इनके पास लॉजिक नहीं है। जैसे इन्होंने बार बार कहा कि जैसे संजय सिंह ने भी ये बात कही है कि देखिए भाई, कोई हिंदू ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू हो जाएगा, मुस्लिम ट्रस्टी हो जाएगा, लेकिन ये लोग बता नहीं पा रहे हैं कि किसी धार्मिक ट्रस्ट के ट्रस्टी होने की बात ही इस मैनेजमेंट में नहीं है। ये वक्फ बोर्ड एक्ट आया है वक्फ की प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए। ये वक्फ की प्रॉपर्टी में शामिल कब्रिस्तान, दरगाह या किसी भी मस्जिद के कमेटी का मेंबर नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि जामा मस्जिद कमेटी में जितने मेंबर हैं उसमें कोई हिंदू घुसा दिया जाएगा। ये वक्फ की प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। इसलिए ये दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिक इनके पास नहीं है क्योंकि इनको अंदर से सब पता है। यही ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, इन लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी विवाद पर क्या किया, सरेंडर कर दिया। दिल्ली में जितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कंट्रोल में थी सरकार के, उसे भी दान में दे दिया कि लो भाई तुम लेकर जाओ क्योंकि तुम हमारे वोटर हो। इन लोगों की समस्या ये है कि ये वोट बैंक के आधार पर मुद्दे निर्धारित करते हैं और उसी के आधार पर अपने तर्क गढ़ते हैं। तो फिर सही तर्क तो होगा नहीं। देश का माहौल खराब हो रहा है। किसने खराब किया? अगर वक्फ बोर्ड पर सही जानकारी देते तो क्या माहौल खराब होता? अगर सीएए पर सही जानकारी देते कि नागरिकता किसी मुसलमान की खत्म नहीं होगी, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, ये तो नागरिकता प्रदान करने वाला कानून है, तो फिर माहौल खराब नहीं होता। अगर कहीं भी गोलीबारी होती है, पुलिस से झड़प होती है, अगर मरने वाले मुसलमान हैं तो तुम लोग झंडा उठा लेते हो कि ये सरकार की गलती है, सरकार टारगेट कर रही है, तो माहौल खराब नहीं होता। माहौल तो इन लोगों ने खराब किया है और अभी और खराब होगा क्योंकि जिसके तुम सपोर्ट में आए हो वो हिंदुस्तान का हित चिंतक नहीं हो सकता है कभी भी। 1947 से अब तक इन्होंने हिंदुस्तान की बात नहीं की, केवल और केवल मुसलमानों की बात की है। इसलिए विपक्ष डुगडुगी बजाते रहे। ये बिल भी पारित होगा और ये जो परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनका भी इलाज धीरे धीरे किया जाएगा। जी, तो विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिल का विरोध कर रहा है और ये विरोध सड़क पर भी जारी है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल लोकसभा में पास हुए वक्फ विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बैली ने भी कहा कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा से भी मंजूरी दे दी जाती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगा और बिल को चुनौती देगा। किसान आंदोलन की तर्ज पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं बिल को लेकर आज कई अलग अलग राज्यों से विरोध की तस्वीरें भी सामने आई। सड़कों पर मुस्लिम समुदाय नजर आया। सर, सड़कों पर भी विरोध हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही जा रही है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी बैकफुट पर है। ये पहले वाली स्थिति नहीं है। इनको अपनी औकात का पता है। ऐसे भी ये संशोधन विधेयक कोई बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है जिसके आधार पर ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करके मुसलमानों की ये बिल को रोक दे या कानून को खारिज कर दे। ये पिछली बार एक टेक्निकल रीजन के आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर बने कानून को खारिज कर दिया। इन लोगों को लगने लगा नहीं नहीं, अब सरकार के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला लेकर जाएंगे वो हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा। तो आर्टिकल 370 पर क्या हुआ? जम्मू कश्मीर पर भी ये सारे लोग मिलकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इतनी है कि ये एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि इन लोगों को भी संतुष्ट करना है। उसके बाद सुनवाई होगी, ये वहां से भी मुहर खाकर आएंगे। जहां तक आंदोलन की बात है,
सड़क पर आंदोलन होगा, किसान आंदोलन की तरह आंदोलन होगा। किसान आंदोलन एक मुद्दा आधारित आंदोलन था जिसमें एक संगठन काम कर रही थी जो किसानों का संगठन थी। ये एक धार्मिक आंदोलन है जिसमें सिर्फ मुसलमानों की राजनीति की जा रही है और मुसलमान ही सड़क पर होंगे। अगर ये आंदोलन होता है तो उसके बाद ऐतिहासिक हार मुसलमानों की ऐसी होगी कि फिर अगले 40 सालों तक ये सड़क पर आने से कतराएंगे। पहले तो सड़क पर प्रदर्शन में इनसे अपील की जाएगी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, और नहीं करोगे तो अशांति पैदा करोगे तो सरकार भी अशांति का जवाब अशांति से देगी। और दूसरी बात, इस मुद्दे पर अगर दाढ़ी टोपी पर यह सामने आए प्रदर्शन लगातार किया तो हिंदुओं का भी प्रदर्शन होगा। जैसे सीएए में भी दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, फिर उसका क्या परिणाम हुआ अभी तक देखने को मिल रहा है। इसलिए इस मुद्दे को संसद तक सीमित रखा जाए, वही अच्छा है। आगे इन लोगों को जो नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, उसे सरकार को खुद से ही समर्पित कर दे, नहीं तो सरकार तो धीरे धीरे उन संपत्तियों पर कब्जा करेगी। जी, तो देखते हैं कितने दिनों तक इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है। अब बात करते हैं पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका के 3 दिनों की यात्रा पर है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जिनका मकसद भारत का इन देशों और बिम्स्टेक देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है। उनकी ये यात्रा आज थाईलैंड से शुरू हुई। पीएम मोदी का जबरदस्त वहां पे वेलकम भी किया गया। बैंकॉक पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे भी लगे। पीएम मोदी ने सभी भारतीयों का अभिवादन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने थाई रामायण रामकीयन का प्रदर्शन देखा। थाई रामायण देखकर पीएम मोदी काफी गदगद नजर आए। उसके बाद थाईलैंड की पीएम के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर चर्चा भी की। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। भारत और थाईलैंड के बीच में कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं जिससे दोनों देशों के रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में थाईलैंड के महत्व को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने व्यापार, निवेश, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर भी दिया है। ये दौरा पीएम मोदी का कितना अहम है सर? देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी उन देशों को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो यूपीए के दौरान हमारे हाथ से निकल गया था, जो मनमोहन सिंह की नीति या फिर कहें कि कांग्रेस की नीतियों के कारण, चाहे म्यांमार हो या भूटान हो, ये भी दोनों मेंबर है बिम्स्टेक के। बांग्लादेश अभी हमारे पक्ष में नहीं है, वो चीन की गोद में ज्यादा बैठता हुआ दिख रहा है, लेकिन ज्यादा समय तक वो सस्टेन नहीं कर पाएगा इस आधार पर। थाईलैंड, श्रीलंका, ये इन देशों में से जितने भी देश हैं, जैसे म्यांमार में इन लोगों ने जुंटा शासन करके, यानी लोकतंत्र बहाली के लिए म्यांमार के साथ संबंध खराब किए, वो चीन की गोद में चला गया। भूटान के साथ हमने सहयोग नहीं किया कांग्रेस के समय में, भूटान चीन से त्रस्त रहा और आपने किसको समर्थन दिया? ये भूटान के बदले चीन को समर्थन दिया। इसके कारण भूटान भी आपसे बेहतर संबंध नहीं बनाए रख सका। ये 8-10 सालों में बहुत बेहतर संबंध हो गया है। नेपाल के साथ भी वही रही। कांग्रेस की सरकारों ने जिस तरीके से नेपाल के साथ ट्रीटमेंट किया, उसी का असर है कि धीरे धीरे कम्युनिस्ट प्रभाव वहां बढ़ता गया और जो राजतंत्र के बदले लोकतंत्र आया तो वो लोकतंत्र नहीं था, ये कम्युनिस्ट तंत्र बन गया। तो उसी तरह से श्रीलंका में देखिए, ये मनमोहन सिंह की सरकार ने श्रीलंका में ये तमिल मुद्दे पर जिस तरह से डीएमके, एआईडीएमके इनके दबाव में आकर वहां पर यूएन में जाकर ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर श्रीलंका के खिलाफ वोटिंग कर दी। श्रीलंका धीरे धीरे चीन की तरफ जाने लगा। अब सबको समेटने की कोशिश है। श्रीलंका जा रहे हैं, उससे पहले थाईलैंड गए। थाईलैंड में सांस्कृतिक एकता की बात की और साथ ही क्या बोला? विस्तारवाद नहीं, विकासवाद चाहिए। विस्तारवादी नीति किसकी रही? चीन की। उन्होंने एक तीर से 2 निशाना साधा है कि भारत के साथ अगर बेहतर संबंध रखोगे तो हम विकास की बात करेंगे, तुम चीन के साथ जाओगे तो वो विस्तारवादी है, वो एक के बाद एक को हड़प लेगा। भारत जैसे देश के साथ जो हिंदी चीनी भाई भाई करता हुआ ये हम पर अटैक कर दिया तो तुम लोगों की क्या औकात है? ये इनडायरेक्ट संकेत है पीएम मोदी का कि हम विकास की बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ो। तो इन सारे देशों में देखिए, म्यांमार के साथ हमारे अच्छे संबंध हो रहे हैं,
नेपाल के साथ ठीक ठाक संबंध हो रहे हैं, भूटान हमारे साथ मिला हुआ है। डोकलाम विवाद में भी भूटान के लिए हम लोगों ने अपने सेना को आगे बढ़ाया, चीन के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ। तो श्रीलंका अब धीरे धीरे हमारे साथ है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को इनवाइट किया है कि मेरे पास भी आइए भाई, बहुत समय हो गया। तो ये पूरा का पूरा नेबरहुड जो हमारा है, पड़ोसी देश, उसके साथ पीएम मोदी जो बेहतर संबंध बना रहे हैं, ये चीन को घेरने की कोशिश है। एक तरफ विकसित देशों के साथ, चाहे अमेरिका हो या यूरोपीय संघ हो, और दूसरी तरफ अपने पड़ोसी देशों के साथ। तो दोहरे तरीके से ये चीन पर जो दबाव बन रहा है, आगे आने वाले समय में भारत पूरे एशिया को लीड करेगा और यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ पूरी दुनिया में एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने अपनी मीटिंग में यह फैसला किया था कि सीजीआई के समक्ष पेश की जजों की संपत्तियों के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाएगा। इससे पहले जजों ने सीजीआई के समक्ष अपनी संपत्तियों के ब्यौरे को पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जजों की संपत्तियों के ब्यौरे को अपलोड करने का प्रक्रिया जो भी है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन अब फैसला लिया गया है कि जजों की संपत्तियों के पूरे ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि मौजूदा समय में सीजीआई सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल 30 जजों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक भी कर दिया है। इनमें जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस JK महेश्वरी, जस्टिस BV नागरत्ना जैसे जज शामिल हैं। बता दें कि यह खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से कैश बरामद किया गया था। सर, ये फैसला क्यों लिया गया और इस फैसले को मेंटेन करना क्या आसान होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज चाहें तो आसान होगा, अगर ये ना चाहे तो आसान नहीं होगा। ये सरकार ने दबाव नहीं बनाया, ये स्वतः संज्ञान है। हालांकि जब दबाव बनाया गया था, जब निर्देश जारी किया गया था, तो ये मानने वाले लोग नहीं थे। ये 2023 में ही निर्देश जारी किया गया और वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, उसमें यह फैसला लिया गया था कि इन लोगों ने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने जज हैं, अभी 749 जज हैं हाई कोर्ट्स में, जितने हाई कोर्ट हैं, और 34 सुप्रीम कोर्ट में हैं, ये 783 जज, इनके बारे में कहा गया सारे लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दें वेब पोर्टल पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल और हाई कोर्ट के पोर्टल पर सबको सार्वजनिक किया जाएगा। इन लोगों ने नहीं माना। जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिए तो उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे चंद्रचूड़, उन्होंने कहा नहीं, ये स्वैच्छिक तरीके से है, आप लोग दीजिए और हम बंद लिफाफे में ही उसको अपने पास रखेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे। अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। अब ऐसा मुद्दा आ गया कि सामने में ये नोट कांड यशवंत वर्मा का, अब इन लोगों पर ऐसा दबाव है, इंटरनल प्रोब तो चल ही रहा, बाहर से दबाव है, कई वकील दबाव डाल रहे हैं, कॉलेजियम पर सवाल उठ रहा है अपॉइंटमेंट को लेकर कि जजों का अपॉइंटमेंट कैसे हो, NJSC लाने की बात की जा रही है। वाइस प्रेसिडेंट बार बार सर्वदलीय बैठक में ये सवाल उठा रहे हैं, सरकार भी कह रही है, कांग्रेस ने भी सपोर्ट कर दिया। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि हम NJSC के खिलाफ नहीं है, 2014 में भी हमने सपोर्ट किया था, आज भी सपोर्ट करते हैं, उसमें एक और काम कर दीजिए, अकाउंटेबिलिटी भी डाल दीजिए, इनकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। मतलब हार्ड कानून लागू किया जाना है, तो अब इनको लगने लगा स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए। सारे जजों की मीटिंग हुई सुप्रीम कोर्ट की, ये फुल जज की मीटिंग में ये फैसला लिया गया, नहीं भाई सब अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दो। अब ब्यौरा तो दे दोगे, लेकिन आगे जो जुडिशियल रिफॉर्म की बात चल रही है, NJSC तो लागू होगा, उसके साथ ये जो आप पूरे साल में 200 से ज्यादा दिन तक छुट्टी रखते हो, गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, उस पर भी फैसला होगा। अभी टोटल जुडिशियल रिफॉर्म की चर्चा चल रही है, इसलिए ये लीपापोती करने के लिए छोटे छोटे फैसले लिए जा रहे हैं। नहीं, हम अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं, नहीं, हम लोग निष्पक्षता की बात करते हैं। अब टोटल जुडिशियल रिफॉर्म की बात होगी और इन छोटे मोटे कामों से अब जुडिशियल रिफॉर्म रुक नहीं सकता। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।